गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टॉपिक क्या था? चैप्टर 5 क्लास 6 का टॉपिक का नाम था पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ये चैप्टर का नाम था, ठीक है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हम इसे पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत हमने पृथ्वी पर कितने महाद्वीप थे? 7, ठीक है। उनके बारे में हमने एक एक करके जाना था, जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका और आदि। हम लास्ट क्लास में ही पढ़े हैं, तो आप वहां से इसे देख सकते हैं। पृथ्वी के लिथोस्फीयर 3 घटक थे। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के 3 घटक हैं: भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। हम भूमंडल के अंतर्गत आने वाले भूमंडल को 2 भागों में हमने बांटा था, है ना? याद है? चलिए कोई बात नहीं याद है तो इसे हम आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने कॉन्टिनेंट, महाद्वीप पढ़े हैं। अब हम किसे पढ़ेंगे? लास्ट क्लास से आप इसे कवर करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं जलमंडल को। किसे पढ़ेंगे? जलमंडल को। हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। जो जलमंडल है, जलमंडल के मुख्य भाग को अगर देखें तो पृथ्वी पर, कहाँ? पृथ्वी पर। पृथ्वी ये क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। हम मानते हैं पृथ्वी ऐसी है नहीं, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा आपको। पृथ्वी पर, पृथ्वी को क्या कहते हैं? आपने पिछली क्लास में भी जाना है, नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? मैं ये बार बार आपको बता रही हूँ क्यों कहते हैं इसे नीला ग्रह। क्योंकि पृथ्वी पर 2/3, पृथ्वी की 2/3 सतह पर पानी है या पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, घिरी हुई है, ठीक है। तो एक बड़े भूभाग पर पानी है। जब हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। उसका कारण है एक बड़े भूभाग पर, पृथ्वी के एक बड़े भाग पर पानी है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए हमें अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। स्पष्ट है? पृथ्वी पर जलमंडल की बात कर रहे हैं ना, पृथ्वी पर कितना स्थल? पृथ्वी पर स्थल कितना है? पृथ्वी पर स्थल है लगभग 29%, 29% भाग। पृथ्वी का 29% भाग क्या है? स्थल है। शेष भाग क्या है? शेष भाग है कितना होगा? लगभग 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है। और ये 71 आप देख सकते हैं कि 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर स्थल है। देख सकते हैं आप, है ना? तो किसका प्रतिशत अधिक है? जल का। ये जो जल है पृथ्वी पर 71% भाग क्या है? जल है।
इस 71% में से लगभग 97%, लगभग 97% क्या है? 97% से अधिक भाग पानी का कहाँ है? महासागर में। कहाँ है? महासागर में, ओशन में। ओशन का पानी आप जानते हैं कैसा होता है? महासागर का पानी खारा होता है। नहीं जानते हैं? कोई बात नहीं, जान लेते हैं, है ना? जानने के लिए तो क्लास कर रहे हैं। महासागर का पानी, समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, जो मानव के उपयोग में नहीं आता है या पीने के उपयोग में नहीं आता है। उपयोग में नहीं आता, क्योंकि हम खारा पानी नहीं पी सकते ना। हमें कैसा पानी चाहिए? पीने योग्य पानी होना चाहिए। पीने के योग्य नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 97% पानी पीने योग्य नहीं है। शेष कितना पानी बचा पृथ्वी पर जो उपस्थित है? शेष पानी जो बचता है, शेष जल या पानी, है ना, शेष जल, इसके अंतर्गत बहुत बड़ा भाग इसमें भी, जो शेष बचा है लगभग 3% के आसपास, इसमें भी एक बड़ा भाग क्या है? बर्फ की परतों के रूप में जमा रहता है। ठीक है? और हिमनदियों के रूप में जमा रहता है, ग्लेशियर्स। ठीक है? इसके अतिरिक्त कहाँ रहता है शेष जल? भूमिगत जल के रूप में रहता है। भूमिगत जल के रूप में रहता है। ठीक है? यहाँ पर शेष जल में से बर्फ की परतों के रूप में, हिमनदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में पानी क्या है? जल क्या है? उपस्थित होता है। बहुत कम पानी बचता है, जो बहुत कम जल होता है वो अलवणीय होता है। बहुत कम जल अलवणीय होता है, जो कि पीने योग्य होता है। क्या होता है? जो कि पीने योग्य होता है। तो आप कह सकते हो, नीले ग्रह में रहते हुए भी पानी की कमी महसूस हम करते हैं। चारों तरफ पानी पानी है, लेकिन हम पानी पी नहीं सकते, क्योंकि वो पानी पीने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लवणीय है। पानी क्या है? लवणीय है, उसमें लवण की मात्रा अधिक है। पीने योग्य पानी हमें कैसा होना चाहिए? अलवणीय। ठीक है? जिसे आप खारा कह रहे हैं, आपने देखा इसी क्लास में। महासागर का पानी कैसा है? खारा है, ये लवणीय है। ठीक है? तो इसे पी नहीं सकते। आपने जब जल के बारे में यहाँ पर जाना कि सबसे अधिक भाग, पृथ्वी पर सबसे अधिक भाग क्या है? जल है। जलमंडल के अंतर्गत हम इसे जान रहे हैं, है ना? और उसमें भी 71% है, और उसमें भी उस 71% में से 97% पानी क्या है? महासागर में है। महासागर का पानी खारा है, और जो पानी खारा है वो पीने योग्य नहीं है। शेष बचे हुए भाग से, जो शेष जल का भाग बच गया, प्रतिशत भाग बच गया, उसमें से बहुत सा पानी बर्फ की परतों के रूप में उपस्थित है, ग्लेशियर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में है ना? और बहुत कम पानी जो है, बहुत कम जल जो है, वो क्या होता है? अलवणीय होता है, जो कि पीने योग्य होता है। जिसके आधार पर हम कहते हैं कि नीले ग्रह में रहते हुए भी पानी की कमी हमें महसूस होती है ना? महसूस करते हैं, क्योंकि अधिकांश पानी
जो हमारे आसपास मौजूद है, महासागरों में, समुद्रों में मौजूद है, वो कैसा है? खारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जलमंडल की हो रही है यहाँ पर, तो आपने एक बात क्लास शुरू होने के क्रम में ही जान ली। क्या? जल की सभी उपस्थित रूप कौन कौन से हैं? जल कई रूपों में है ना, कौन कौन से रूप हैं? जैसे महासागर, आपने अभी जाना, महासागर में भी क्या है? जल है ना, महासागर में जल है। तो जल का ये भी तो एक रूप है जो महासागर में है। इसके अतिरिक्त नदियाँ, रिवर्स, यहाँ पर भी क्या है? जल है, ये भी एक रूप है जल का। इसके अतिरिक्त झील, लेक्स, ठीक है, हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स, और भूमिगत जल, जमीन के अंदर, सतह के अंदर जो जल होता है उसे भूमिगत जल कहते हैं। इसके अतिरिक्त जल का और कौन सा रूप है? जल वाष्प। जल वाष्प कहाँ मौजूद होता है? वायुमंडल में। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, वायुमंडल में भी एक रूप जल का है, वो है जल वाष्प। ये किसके? जल के रूप हैं। इतने रूपों में जल उपस्थित है पृथ्वी पर, है ना। महासागर के रूप में, नदियों के रूप में, झील में भी जल है, हिम नदियाँ, ग्लेशियर्स में भी जल है, भूमिगत तौर पर भी जल है, और जल वाष्प में भी क्या है? जल है। तो ये जल के अन्य रूप हो गए जिन्हें आप जानते हैं, अन्य फॉर्म है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हम देखते हैं जल के रूपों की क्या करते हैं? विवेचना करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण रूपों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जैसे महासागर। ओशंस, ओशन जो है, महासागर, ये जल मंडल के मुख्य भाग होते हैं, हाइड्रोस्फीयर के मुख्य भाग हैं, क्योंकि अधिकांश जल कहाँ है? महासागर में है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे आज। आपके इस चैप्टर में इसी पर चर्चा होगी। जल मंडल का मुख्य भाग है महासागर के अंतर्गत। महासागर का जो जल है वो क्या होता है? हमेशा गतिशील होता है। महासागर का जल हमेशा गतिशील होता है, गति करता रहता है। ठीक है, जैसे ये क्या है? महासागर है, तो ये पानी हमेशा क्या करता है? देखते हैं आप, चलता रहता है ना, प्रवाहित होता रहता है। तो महासागर का जल गतिशील होता है, गतिशील है, गति कर रहा है। तो इसकी कुछ मुख्य गतियां भी होंगी। क्या नाम है उनके? नाम है उनके तरंगें, तरंगों के रूप में, द वेव्स। सेकंड, ज्वार भाटा के रूप में। ज्वार भाटा भी क्या है? इसकी गति है। और लास्ट, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, जैसे जैसे आपके चैप्टर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप इनके बारे में भी और बेहतर तरीके से समझते जाएंगे। ठीक है, आपकी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाती है, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे छोटा करने की। तो ये क्या है? महासागर की गतियां हैं, तरंग, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। इन्हें हम याद रखेंगे। महासागर की बात कर रहे हैं तो बड़े से छोटे आकार के आधार पर, बड़े से छोटे आकार के आधार पर
किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैम महासागर कितने प्रकार के होते हैं, है ना? हो सकते हैं ना महासागर कितने तरह के होते हैं, नाम कुछ भी। चलिए जान लेते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर देखेंगे तो 5 महासागर हैं। कितने? 5 महासागर हैं। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं क्या नाम है उनके महासागरों के। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, सेकंड अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन, है ना? थर्ड हिंद महासागर, हिंद महासागर, और दक्षिणी महासागर। अगला है दक्षिणी महासागर, और पांचवा है आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। लास्ट क्लास में आपने जाना है ना आर्कटिक वृत्त के बारे में, और किन किन देशों से आर्कटिक वृत्त गुजरता है उसके बारे में भी जाना है। तो आप उसे लास्ट क्लास से कवर कर लेंगे, इसी क्लास के पार्ट 1 से। ये 5 महासागर हैं। इन महासागरों के बारे में हम आज की क्लास में क्या करने वाले हैं? चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फर्स्ट है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर को जान लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक बार मैप ड्रॉ कर लेते हैं जिससे हमें समझने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक है, तो यहीं पर हम एक बार मैप को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, विश्व का किसका ड्रॉ करना है? विश्व का। ये बन गया आपका उत्तरी अमेरिका, और ये दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, रफ मैप हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। धीरे धीरे करके आप लोग भी मैप ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे क्या होगी? आपको आगे चलकर असुविधा नहीं होगी। और ये शेष हिस्सा क्या है? एशिया है। कल हमने इन महाद्वीपों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और ये क्या है? भारत। क्या है? भारत। आज हम महासागर पढ़ रहे हैं जलमंडल के अंतर्गत, तो हमें महासागर पर ध्यान देना है। इस तरफ क्या है? प्रशांत महासागर। ठीक है, और इस तरफ भी प्रशांत महासागर है। आप इसकी रेखा इस तरह से कर लीजिए, प्रशांत महासागर है। ठीक, यहाँ क्या है? हिंद महासागर, हिंद महासागर। और ये क्या है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये पूरा भाग अटलांटिक महासागर है। हमने 3 बड़े महासागर के बारे में जान लिया। इसके ऊपर ये जो है, यहाँ पर क्या है?
आर्कटिक महासागर। क्या है? आर्कटिक महासागर। और नीचे यहाँ पर दक्षिणी महासागर। क्या है? दक्षिणी महासागर। इस तरह से हमने 5 महासागर की जो लोकेशन है उसे क्या किया है? बहुत आसानी से जान लिया है। अब हम एक एक करके इसे समझेंगे। प्रशांत महासागर के बारे में हमें समझना है। प्रशांत महासागर कहाँ है, हमें इस पर इसका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रशांत महासागर की बात कर लेते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। और पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है? सबसे बड़ा कह रहे हैं तो सबसे अधिक प्रशांत महासागर में ही जल होगा, है ना। तो पृथ्वी के 1/3 भाग पर प्रशांत महासागर फैला हुआ है। आपने लास्ट क्लास में जाना था एक गर्त के बारे में। कौन सा? मेरियाना गर्त। याद है? कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। ये गर्त प्रशांत महासागर में है। क्या थी इसकी गहराई? इस गर्त की 11,000 मीटर। ठीक है, ये इसकी गहराई थी। आगे बढ़े। प्रशांत महासागर कैसा दिखता है? लगभग वृत्ताकार है। इसका जो आकार है वो लगभग वृत्ताकार है, वृत्त के आकार का है। और प्रशांत महासागर के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर क्या है? स्थित हो। इसके चारों ओर स्थित है। आप इसे मैप पर देख सकते हैं। आपने अभी बनाया ना प्रशांत महासागर, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर से देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया और एशिया। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हमने प्रशांत महासागर के बारे में जान लिया। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। सबसे बड़ा महासागर है और पृथ्वी का 1/3 भाग जो जल है वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में है। ठीक है, प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अभी ठीक है, चलिए अगला क्या है? कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। सेकंड, एक बार मैं आपको मैप में इसे दिखा देती हूँ। अटलांटिक महासागर, ये जो अटलांटिक महासागर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ये कैसा दिख रहा है? अटलांटिक महासागर जो है कुछ ऐसा है ना। इसका आकार आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से दिख रहा है। कैसा है? एस आकार का है। अटलांटिक महासागर एस आकार का है। एस अक्षर के आकार का है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। और अटलांटिक दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर के
पश्चिमी किनारे से या पश्चिमी किनारे पर कौन से महाद्वीप हैं? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। और पूर्वी किनारे पर, अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे पर, हम इसे मैप में अभी देखेंगे तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। यूरोप और अफ्रीका, एक बार देख लेते हैं। ये रहा मैप और ये रही अटलांटिक महासागर, ये है अटलांटिक महासागर, ठीक है। और अटलांटिक महासागर के ये पश्चिमी किनारे क्या हैं? पश्चिमी किनारे, पश्चिम किनारे पर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका है। सही है, बिल्कुल सही है। इसी तरह आपको खुद स्वयं जो है मैप में देखना है इन सभी बातों को फिर से, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। ये जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है, क्या है? तट रेखा, वो बहुत ही दंतुरित है। कैसी है? दंतुरित है, दंतुरित है ना, हाईली इंडेंटेड, ठीक है। कैसे दिखती है? दंतुरित होती है तट रेखा तो कुछ ऐसी दिखती है, जैसे एक मैंने उदाहरण के तौर पर बनाया है। सपोज ये इस तरह से, इसके जो तट होंगे वो कैसे होंगे? इस तरह से दंतुरित होंगे, ठीक है। तो ये जो स्थिति है दंतुरित आप देख रहे हैं, इससे क्या लाभ होता है? इससे लाभ ये होता है जो नेचुरल हार्बर्स हैं और पोर्ट्स के लिए ये अच्छे होते हैं। इसकी जो तट रेखा दंतुरित है, ये उपयोगी है किसके लिए? प्राकृतिक पोताश्रय, पोत को आश्रय देने के लिए और पत्तनों के लिए, और पत्तनों के लिए, पोर्ट्स के लिए ये क्या है? बहुत उपयोगी है, पोर्ट्स के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो अटलांटिक महासागर की जो तट रेखा है वो बहुत ही दंतुरित है, जो कि उपयोगी है, उसके दंतुरित होने के कारण उपयोगी है नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स के लिए, वहाँ पर आश्रय देने के लिए, उन्हें रुकने में मदद करती है। जिसके कारण ही अगर व्यापार की दृष्टि से देखें तो अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से यदि देखें तो सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि इसकी तट रेखा कैसी है? दंतुरित है, जिससे जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनके रुकने में यहाँ उनको क्या मिलती है? आदर्श स्थिति मिलती है, जिसके कारण वो आसानी से यहाँ रुक पाते हैं, और रुक पाते हैं तो क्या होगा? और लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। अगले महासागर की ओर बढ़ते हैं। कौन सा है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महासागर की बात करें तो ठीक है, ये है भारत, और इसके नीचे का जो महासागर है वो है हिंद महासागर, दक्षिणी भाग में स्थित है। ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, ठीक है, जिसका नाम एक देश के नाम पर पड़ा है।
और हिंद महासागर के उत्तर में क्या है? एशिया। उत्तर में एशिया महाद्वीप है। पश्चिम में अफ्रीका है। और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये हो गई हिंद महासागर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और हिंद महासागर का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। वो कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ठीक है। अगले महासागर के बारे में जानते हैं। कौन सा है वो? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर ये अंटार्कटिका महाद्वीप के दक्षिणी महासागर जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। चारों ओर से घेरता है। कहाँ तक फैला हुआ है ये दक्षिणी महासागर? अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, याद आया? दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। याद आ गया ना? जो मैंने अक्षांश पढ़ाया था उस समय आपको बताया था। तो ये हो गया दक्षिणी महासागर। और लास्ट है कौन सा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त याद है? याद है, बिल्कुल याद है आप लोगों को। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। नॉर्थ पोल के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है। आर्कटिक महासागर। यह है उत्तरी ध्रुव और यह है दक्षिणी ध्रुव। याद आ गया? पृथ्वी, ये क्या है? पृथ्वी है। और ये आर्कटिक जो महासागर है ये प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के का एक सकरा भाग है। क्या? सकरा भाग, जिससे जुड़ा हुआ है ये आर्कटिक महासागर, जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये जो सकरा भाग है, ये सकरा भाग क्या कहलाता है? जैसे ये क्या है और ये जो भाग है ये भाग से जुड़ा हुआ है। इस तरफ क्या है? रूस का साइबेरिया क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र है। और इस तरफ अमेरिका का अलास्का क्षेत्र है ये। और ये है बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ है। आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि के माध्यम से जुड़ा
हुआ है। बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट। जल संधि याद आई, जो दो, जल संधि किसे कहते हैं? दो बड़े जलाशयों को जोड़ती हो। तो किसे जोड़ रही है? प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के जल यहाँ पर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। यहीं से बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय, मैं संक्षिप्त में लिख रही हूँ, आप मत लिखिएगा, तिथि रेखा गुजरती है। इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ये मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था सेकंड, उसमें बताया है मैंने आपको, और ये भी कहा था साथ में कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपने अभी तक देखा ही नहीं है शायद उसे, क्यों? चलिए, आप लोग को जब समय मिले तब उसे देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से हमने पांचों महासागर, जो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर के बारे में जान लिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है, ये सब जल मंडल के अंतर्गत हमने जाना है। अगला टॉपिक है वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। क्या है ये? पृथ्वी। हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पहले आपको थोड़ा बहुत बताया है लास्ट क्लास में। पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल उपस्थित है। ये देख रहे हैं आप? तो इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल उपस्थित है। ठीक है। वायुमंडल में क्या है? गैसों की एक परत है। जो वायुमंडल हम जिसे कह रहे हैं वो गैसों की, पृथ्वी के चारों ओर गैसों की एक परत उपस्थित है, या गैसों की एक परत से घिरा हुआ है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। बात गैस की है, तो जो जिसे हम कह रहे हैं गैसों की परत है, गैस कौन कौन सी, वायुमंडल में कौन कौन सी मुख्य गैसें हैं? एक गैस तो है नहीं, गैसों की परत है, गैसों का एक समूह है ना। मुख्यतः कौन सी गैस है? मुख्यतः नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? लगभग 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी उपस्थित है? लगभग 78%। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन कितनी है? लगभग 21%। और ये दोनों मिलकर ही कितने हो जाते हैं? 99%। तो वायुमंडल में अधिकांश भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही है ना। लेकिन 1% के अंतर्गत अन्य गैसें भी आती हैं। वो कौन सी हैं? वो भी महत्वपूर्ण गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑर्गन आदि। ठीक है। अब हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन प्राणियों के लिए क्या है? नाइट्रोजन
प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन जो गैस है प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक गैस है। नाइट्रोजन की आवश्यकता किसे सबसे अधिक होती है? हम जो जानते हैं, पेड़ पौधों को। किसे? पेड़ पौधों को सबसे अधिक आवश्यकता उन्हीं को है ना। और बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन मैं और आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, है ना। सांस लेने के दौरान हम क्या ग्रहण करते हैं? कौन सी गैस अंदर इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन क्या है? आवश्यक है। अर्थात सांस लेने के लिए आवश्यक है कौन सी गैस? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ उपस्थित है? वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत कम मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। लेकिन यदि ये अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि क्या हो जाए? अधिक हो जाए, बढ़ जाए, तो ये पृथ्वी के तापमान क्या हो जाएगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। और जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? भूमंडलीय तापन। बहुत ट्रेंड में है ये शब्द, तापन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग। तो जितनी भी मात्रा में है ये उतनी पर्याप्त है, ठीक है। यदि अधिक हो जाए तो ये समस्या होगी। ये जो CO2 है क्या करता है? पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा, पृथ्वी भी ऊष्मा निकालती है। ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। कौन? CO2, ठीक है। जो पृथ्वी ऊष्मा छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करता है? CO2 अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है, जिसके कारण पृथ्वी गर्म रहती है। साथ ही पौधों की वृद्धि के लिए भी ये आवश्यक है। क्या? CO2। पौधों की वृद्धि के लिए भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कैसे है? थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हम लोग भोजन करते हैं वैसे पौधे भी भोजन अपना बनाते हैं। पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं तो उस भोजन बनाने की प्रक्रिया में पौधे जो है CO2 का उपयोग करते हैं, और जब भोजन बन जाता है उनका तो क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन। मैं, आप, अन्य जितने भी लोग ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है आपको? पेड़ जो भोजन बना रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और उपयोग करते हैं खाना बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते भी हैं, ठीक है। सांस हम लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। जब सांस छोड़ते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक। इसके अतिरिक्त जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसका उपयोग पौधे अपने भोजन बनाने में कर लेते हैं, बदले में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस तरह से पौधों की वृद्धि के लिए भी
CO2 क्या है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित नहीं होगी तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखने की बात है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने पृथ्वी का वायुमंडल देखा है ना अभी थोड़ी देर पहले। वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है, चारों तरफ से उसने पृथ्वी को घेरा हुआ है। ये वायुमंडल फैला है कहाँ तक? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को आपने देखा ना, कहाँ तक फैला है? 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। जैसे यदि हम इसे पृथ्वी कहें और वायुमंडल क्या है, ये है, ये वायुमंडल, तो ये दूरी क्या होगी? 1600 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये जो यहाँ से पृथ्वी की सतह से ये जो दूरी है वायुमंडल की 1600 किलोमीटर तक है, और इसे हम कुछ परतों में विभक्त करते हैं, वायुमंडल के कुछ परतों में बांटते हैं। वो कौन सी हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कितनी परतों में? वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। कौन सी? 5 परतों में बांटा गया है। क्या नाम है उनके? नोट कर लेते हैं, है ना। पृथ्वी की सतह से शुरुआत करेंगे हम। ये क्या है? पृथ्वी। और ये वायुमंडल। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पृथ्वी की सतह से आगे बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, तो पृथ्वी की सतह से इतना क्षेत्र, फिर आगे इस तरह से बांटते जाएंगे। तो पहली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ट्रोफोस्फेयर, इंग्लिश में ट्रोफोस्फेयर। सेकंड है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड है मध्य मंडल। क्या नाम है उसका? मध्य मंडल। और आयन मंडल। और लास्ट है बहिर्मंडल, एक्सोस्फेयर। क्या है? एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से 5 परतों में बांटा गया है। हम एक बार वायुमंडल की परतों का क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, है ना। जैसे ये क्या है? पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से आगे बढ़ेंगे तो क्षोभ मंडल। पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। दूसरा मंडल कौन सा है? समताप मंडल। तीसरा मंडल कौन सा है? मध्य मंडल। और चौथा आयन मंडल। और लास्ट बहिर्मंडल, यही इसका नाम है। ठीक, इस तरह से वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। और क्या ऊंचाई है? 1600 किलोमीटर तक, लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल क्या है? फैला हुआ है।
आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में, हमने ऊंचाई तो जान ली, ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता होती है, घनत्व में भिन्नता होती है। वायुमंडल का घनत्व, घनत्व क्या है, घनत्व एक एक करके हम जानते चलते हैं। समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है घनत्व, ठीक है। इससे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ऊपर से तात्पर्य आपने अभी पृथ्वी की सतह से ऊपर गए थे ना, बट वैसे ही जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वायुमंडल का जो घनत्व है वो क्या होता है, तेजी से घटता जाता है, घटता जाता है। जैसे एक समझिए आप, ये क्या है, वायुमंडल का एक हिस्सा मैंने निकाला है जिसमें आप देख सकते हैं, ये आप पॉइंट देख रहे हैं, बिंदु देख रहे हैं, ये हरे बिंदु क्या है, नाइट्रोजन है, ये येलो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ब्लैक कार्बन डाइऑक्साइड है, और कुछ अन्य गैसें भी इसमें भरी हुई हैं। आप देख सकते हैं कितना घना है, वायुमंडल का ही एक भाग मैं आपको निकाल कर मात्र दिखा रही हूँ घनत्व को समझाने के लिए। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आप देख सकते हैं बहुत अधिक है, देख रहे हैं ना। ये कब होगा, समुद्र तल पर सबसे अधिक ऑक्सीजन या गैसों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, उनके जो कण होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे पर्वत पर जाएं, पहाड़ पर जाएं, तो आप क्या देखेंगे, वहाँ का एक बॉक्स बना लेते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि आप देख सकते हैं जो वायु के कण हैं, गैसों के जो कण हैं वो क्या है, बहुत दूरी पर हैं, क्या है, बहुत दूरी पर हैं, आप देख सकते हैं साफ साफ। तो कुछ इस तरह से होते हैं। तो ये जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे पर्वत पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो उनका जो घनत्व होता है, जो गैसों के कण होते हैं वो कम होते जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा कि जब आप पर्वत या पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। आपने कभी सोचा सांस क्यों फूलती है, क्योंकि वहाँ पर उपस्थित जो वायुमंडल की गैसें हैं उनमें गैसें पहले क्या है, बिखरी हुई हैं। आप इस बॉक्स से देख सकते हैं गैस के कण जो हैं वो बिखरे हुए हैं, बहुत दूर दूर पर हैं। और आप जब इस स्थल पर थे तब आप देख रहे थे गैस के जो कण थे वायुमंडल में वो बहुत पास पास थे, तो हम बहुत आसानी से क्या कर रहे थे, सांस ले पा रहे थे। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे, ठीक है, पर्वत पहाड़ पर चढ़ाई करने के दौरान, तब हमने पाया कि गैसों के कण क्या हो गए, बिखर गए हैं, और ऑक्सीजन की मात्रा भी, ऑक्सीजन के कण भी कम हो जाते हैं। तो ये जो घनत्व है वायुमंडल का वो तेजी से घटता जाता है, कब, ऊपर जाने पर, चढ़ाई करने के दौरान ये हम अक्सर देखते हैं। मैंने बताया आपको सांस फूलने लगती है क्योंकि गैसों के कण बहुत दूर दूर पर होते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर थक जाता है और हम जल्दी जल्दी सांस लेने लगते हैं। जल्दी जल्दी सांस इसीलिए लेते हैं ताकि हमारे शरीर को बराबर ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंच सके, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा पर्वतारोही को, जिनके सांस लेने में, ऊपर चढ़ने पर सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई होती है, जिसके कारण वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, एक ऑक्सीजन, एक नहीं जितनी उनकी आवश्यकता हो, ऑक्सीजन सिलेंडर भी साथ ले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर तेजी से जो घनत्व है वायुमंडल का कम होता जाता है। समझ आया। गतिशील वायु जो होती है, वायु गति करती है ना, गतिशील वायु को पवन कहते हैं, गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। साथ ही जो वायु है
वो पृथ्वी पर दबाव डालती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, आपने पाया होगा कि वहाँ का जो तापमान होता है, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र पर जाइए तो ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वहाँ का तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। ध्यान दिया आपने, ऊपर जाने पर ठंडा लगता है ना। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक है। वायु कैसी चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। इसे आप हमेशा याद रखिएगा। वायु का प्रवाह कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हमेशा वायु कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर इसका प्रवाह होता है। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमने वायुमंडल के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर ली है ना। अब क्या टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या कोई टॉपिक बच गया है? चलिए एक बार देख लेते हैं, कोई टॉपिक यदि बच गया हो तो हम उसे भी ख़त्म कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है जिसे क्या नाम है, जिसका नाम है जीवमंडल। जीवमंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बायोस्फीयर के बारे में कुछ जानकारी दी थी और अब हम उसी के बारे में थोड़ी और जानकारी एकत्रित करेंगे। जैसे जीवमंडल वो भाग होता है जहाँ पर स्थल, जल और वायु, इन तीनों का क्या होता है, मिलन होता है ना। जहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसे स्थल पर ही, ऐसे भाग पर ही जीवन पनपता है। याद आ गया? चलिए एक बार फिर से हम लोग एक चित्र बना लेते हैं जिससे हमें समझने में क्या हो, आसानी हो। ये क्या है, स्थलमंडल, जिसे आप हिंदी में भूमंडल आपने लिखा है, पढ़ा है इस क्लास में। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। और ये जलमंडल, और ये रहा वायुमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, वहीं पर क्या होता है, जीव पनपते हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं यही भाग कहलाता है जीवमंडल। जीवों के लिए, रहने के लिए, पनपने के लिए यही वो भाग है जो सबसे अनुकूल होता है, जहाँ जीवन मौजूद होता है, यही जीवन है। ठीक है, यहाँ बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ बहुत सी प्रजातियां जीवमंडल में पाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर, सूक्ष्म जीव यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी तक यहीं होते हैं, बड़े स्तनधारी। ठीक है, और मनुष्य सहित हम लोग भी, है ना, मनुष्य सहित जितने भी प्राणी हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं।
ये बहुत आवश्यक है। यही एक ऐसा भाग है जहाँ पर मानव प्रजाति या अन्य प्रजातियाँ क्या होती हैं, पनपती हैं। आपने देखा सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, छोटे से छोटा जीव, बड़े से बड़ा जीव, जो भी है वो यहीं पर पनपते हैं। जीवमंडल, जिसे हम जीवमंडल कह रहे हैं, इसे दो भागों में विभक्त करते हैं। कौन सा? पादप जगत और जंतु जगत। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। आपने देखा जीवमंडल में तीनों मंडल, पृथ्वी पर उपस्थित 3 मेजर जोन कौन कौन से? स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों ही आपस में पारस्परिक क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं। और साथ ही लिखते चलिए आप लोग, तीनों परिमंडल, याद आ गया परिमंडल कौन से हैं? लिख देती हूँ, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। ये तीनों ही आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किसी न किसी रूप में एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। स्पष्ट है? हम कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि यदि लकड़ी खेतों के लिए, लकड़ी को खेतों के लिए साफ कर दिया जाए, अर्थात काट दिया जाए, ठीक है, बड़े बड़े जो वन क्षेत्र हैं उन्हें खेती करने के लिए क्या किया जाए? काट दिया जाए। तो क्या किया हमने? वनों को साफ कर दिया। या किसी अन्य कारण से हम उसे क्या करें? काट दें, वनों को काट दें, तो क्या होगा? वहाँ की जो मिट्टी है, उस भाग की जो मिट्टी है वो क्या हो जाएगी? बारिश आने पर तेजी से बह जाएगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे बारिश आएगी तभी बहेगी, उससे पहले कुछ नहीं होगा? नहीं। यदि बहुत तेज धूप रहेगी, बारिश नहीं आई है, जब काटा गया है, बहुत तेज धूप रहेगी, तो क्या हो जाएगी? भुरभुरी हो जाएगी और हवा चलने से वो मिट्टी उड़ जाएगी। तो सभी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। कैसे? यदि पेड़ों को काटा गया, आपने क्या काटा? पेड़, है ना? उन्हें यदि काटा गया तो क्या होगा? मिट्टी सूख जाएगी और वायु उसे क्या करेगी? सूखी हुई मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी, वहां से तो उड़ा देगी। एक तो ये बात हो गई। एक घटना के होने से दूसरी घटना अपने आप हो जाती है ना? दूसरा, बारिश आने पर वहां से मिट्टी का क्या हो जाएगा? कटाव हो जाएगा। वहां से मिट्टी का कटाव हो जाएगा। कटाव होकर क्या हो जाएगी? मिट्टी बह जाएगी उस भाग से जहां पर अब वन नहीं है, जिन्हें काटा जा चुका है। ठीक इसी प्रकार जैसे प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अच्छा, आप उदाहरण लिखते भी चलिए। क्या? लकड़ी तथा खेती के लिए, किसके लिए? लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए, वनों को काटा जाए तो क्या होगा? मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा तेजी से। ठीक है?
इसी प्रकार जैसे मैं कह रही हूँ प्राकृतिक आपदाएं आप देखते होंगे। क्या है प्राकृतिक आपदाएं? जैसे भूकंप आना। आपने अभी म्यांमार का भूकंप देखा, बहुत ही भयानक था और भयावह भी, जिसमें जान माल की बड़े स्तर पर हानि हुई, है ना। क्या होता है भूकंप से? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। जब भी भूकंप आते हैं तो क्या होगा? भूकंप आया, ये घटना है। परिवर्तन क्या हुआ? पृथ्वी की सतह में परिवर्तन। एक घटना से दूसरी घटना क्या हुई? प्रभावित हो गई। इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, जानते हैं ना हम। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है वातावरण का। हमने वायुमंडल से एक उदाहरण लिया। लेकिन यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड, आपने जाना इसी क्लास में, क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये प्रतीक होता है, ये सिंबल बढ़ने का, इंक्रीज, ठीक है। बढ़ जाए, जितनी सामान्य तौर पर होनी चाहिए उससे अधिक हो जाए मात्रा, तो क्या होगा? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगेगी। पृथ्वी के तापमान में क्या होगी? वृद्धि होने लगेगी। और तापमान में वृद्धि होने के बाद क्या होगा? उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के तापमान में जब वृद्धि होती है, भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं एक घटना दूसरी घटना को कैसे प्रभावित करती है। इसी को कहते हैं पारस्परिक क्रिया करना, और एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। स्थल मंडल जलमंडल को, जलमंडल वायुमंडल को, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस उदाहरण में, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि अधिक हो गई तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होगी, ठीक है। तो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। इस तरह से हमने जीवमंडल के बारे में जान लिया कुछ उदाहरण के माध्यम से। ओके, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।